मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। जी हाँ बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही यूट्यूब चैनल आपकी पाठशाला में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 का क्वेश्चन पेपर है। इसके पहले 50 क्वेश्चन हमने मैथमेटिक्स के 3 पार्ट में वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो उनको जरूर देख लीजिएगा। उसके आगे के क्वेश्चन ये इस सेक्शन में, इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जो कि 51 नंबर से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। जो आपका क्वेश्चन है, मैग्नीशियम को हवा में जलाना ये कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, या फिर ऊर्ध्वपातन है, या उपचयन या अपचयन अपक्रिया का उदाहरण है? तो देखिए, मैग्नीशियम को जब भी हम हवा में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, और उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड से फिर दोबारा हम मैग्नीशियम नहीं बना पाएंगे किसी भी तरीके को यूज करके। तो इसलिए इसमें एक चीज, जैसे मान लीजिए ए है, ए से हम अगर बी को बना लेते हैं किसी भी तरह से, और फिर बी से फिर हम ए को अगर नहीं बना पाते हैं, यानी कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। तो ऐसी सिचुएशन जब होती है तो उसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे आपका दूध है, दूध से अगर एक बार दही बन गया तो दोबारा दही से फिर दूध का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो ऐसा जब भी परिवर्तन होता है तो ऐसे चेंजेस को हम लोग कहते हैं केमिकल चेंज। लेकिन अगर जैसे आपका ए है, ए से अगर कोई चीज़ बी में बदल गया, तो बी बदलने के बाद फिर से अगर हम ए के रूप में उसको बना सकें, तो अगर बन जाता है ऐसा, यानी इसको रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं, यूं कह लो कि साइक्लिक प्रोसेस है। तो ये हमारा होता है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। यही दोनों में पहचान है। जैसे चादर की कोई सीट है, उसको हमने एक बार आयत के रूप में बना दिया, एक बार उसको पीट करके फिर बदल के हम वर्ग के रूप में, मतलब जो भी शेप देना चाहें दे सकते हैं। तो जो लोहे की सीट है उसमें होने वाला ये जो परिवर्तन है वो कहलाता है आपका भौतिक परिवर्तन। राइट। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 52 नंबर का, संगमरमर की वायुमंडलीय आर्द्रता यानी कि जो होता है आपका H2O, वायुमंडलीय आर्द्रता, आर्द्रता मतलब नमी यानी कि पानी की मात्रा होती है, जिसको H2O से लिखा जाता है। और CO2 के साथ अपक्रिया करके चूना बनता है ना, चूना जो होता है वो बनता है। पानी नमी जो है उसका, कार्बन डाइऑक्साइड नमी के साथ में जब टच में आती है तो ये चूने को फॉर्म करती है। तो ये कैसा है, तो कैसी अपक्रिया का उदाहरण है? तो ये देखिए, अब पानी का जो है क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में आपका कम्बिनेशन हो रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है आपका? ये संयोजन अपक्रिया का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा सही होता है? सी नंबर, ये सही है। देखिए, जो केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं डियर, ये आपके एग्जाम में जो आपके मार्क्स हैं, आपके एग्जाम को बहुत ही बेहतर बूस्ट करेंगे, क्योंकि इसमें आपके सीधे सीधे फैक्ट वाले क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि याद किए हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। ये मैंने देखा जो क्वेश्चन पेपर में। और फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी रहते हैं, लेकिन कई सारे क्वेश्चन आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। इसलिए इसको प्रैक्टिस करने से और कम समय में आपको ये आराम से इजीली इसका आंसर आप मैच कर पाए। लेकिन मैथमेटिक्स में क्या होगा कि उसमें क्वेश्चन काफ़ी टेढ़े पूछे जाएंगे, और उनको बिना सॉल्व किए हुए डायरेक्टली आंसर पता कर पाना कठिन काम होता है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए एक लाइक भी जरूर करते रहिएगा। आपके लिए इस तरह से वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे आपके एग्जाम तक, इवन एग्जाम के बाद आपकी आंसर की भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं 53 नंबर का क्वेश्चन। एक यौगिक है X, जो कि वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अपक्रिया करके दूसरा यौगिक Y बना देता है। वियोजन के बाद Y जो है एक ऑक्साइड उत्पन्न करता है। इस यौगिक X का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो है डियर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ये होता है। तो ये आपका X जो यौगिक होगा वो आपका बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन डी ये सही है, याद रखिएगा। ये आपकी किताब का क्वेश्चन है, NCERT का। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। ये है बेरियम। बेरियम किस तत्व को उसके सल्फेट से विस्थापित कर सकता है? राइट। तो बेरियम जो होता है सोडियम सल्फेट से सोडियम को विस्थापित कर देता है। तो सही आंसर आपका ए वाला आपका सही हो जाएगा। ये इस तरह से आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 55 नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोज का विघटन। विघटन का मतलब होता है टूटना, यानी ग्लूकोज जो होता है
वो जब टूटता है तो वो किस तरह की उस अभिक्रिया का उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो ग्लूकोज जब भी टूटता है तो वो जो है आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि उसको जो है टूटने के लिए कुछ ना कुछ हीट की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान देना, अगर किसी अभिक्रिया में अलग से बाहर से हीट की जरूरत पड़ती है तो उसको ऊष्माशोषी कहेंगे, और अगर किसी अभिक्रिया के दौरान अगर हीट उत्पन्न होता है तब उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, यानी ऊष्मोत्सर्जी भी कह सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ऊष्मा उत्सर्जित करने वाली अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला, आपका ये करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 56 नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए कुरकुरे के पैकेट में, ये देखिए बड़ा पॉपुलर सा क्वेश्चन है, ये जनरल कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और काफी कई बार एसएससी, बैंक, रेलवे, इन सब एग्जामों में पूछा गया है। जो कुरकुरे के पैकेट होते हैं उनमें रिक्त स्थान जो होता है उसमें एक अक्रिय गैस आपको पता होगा डियर कि इनर्ट गैसेस होती हैं, जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, ये सब होती हैं। इनके द्वारा इनको भरा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके डैश से रोकने के लिए। तो किस चीज को रोकने के लिए? क्योंकि इनर्ट गैसेस होती हैं वो किसी से अभिक्रिया नहीं करती, और जो उसमें हवा रहती है अगर, तो जो एयर में जो हवा रहती है वो जो मान लीजिए वायुमंडल की हवा है, पैकेट के अंदर जब जाएगी कांटेक्ट में तो उसके साथ में ऑक्सीडाइज होकर के, है ना, उसको क्या कर देती है, खराब कर देगी। तो ऑक्सीडेशन अभिक्रिया को रोकने के लिए, यानी उपचयन अभिक्रिया को रोकने के लिए उसमें इनर्ट गैस भर देते हैं, ताकि वो जो मटेरियल रहता है, यानी चिप्स रहता है, उसके साथ में कोई रिएक्शन ना हो पाए बाहर वाली हवा से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपचयन यानी ऑक्सीडेशन इसको बोलते हैं। 56 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका आंसर होगा बी, ऑक्सीडेशन। चलिए 57 नंबर का क्वेश्चन, प्रकाश के संपर्क में आने पर एक पारदर्शी फोटोग्राफिक परत है, उसका रंग धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है। ऐसा किसके कारण होता है, यानी किस अभिक्रिया के कारण होता है? तो देखिए इसमें जो है जब भी लाइट के कांटेक्ट में आएगा, फोटोग्राफिक प्लेट पे जब लाइट पड़ती है तो लाइट में क्या होती है, हीट होती है। इस कारण से फोटोग्राफिक प्लेट का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता है, और उस कारण से उसका जो कलर होता है वो धीरे धीरे परिवर्तित होता है। तो कहीं ना कहीं हम इसको कह सकते हैं कि ऊष्मीय वियोजन का ये एग्जाम्पल है। ऊष्मीय वियोजन के कारण ऐसा होता है, यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन। ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। 7 का आपका 7 कह रहे हैं, 57 का आपका बी आंसर सही हो जाएगा। आगे 58 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, एल्यूमिनियम है, O2 के वायुमंडल के संपर्क में आने के बाद Al2O3 बना देता है। यह किस चीज का उदाहरण है, राइट। तो एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम इसके साथ किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ संपर्क कर करके ये आपका Al2O3 जनरेट कर देता है, Al2O3 बना देता है ना। ऑक्सीजन के साथ संयोग यानी ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, ऐसा करने से जैसे लोहे में जंग लगता है वैसे ही एल्यूमिनियम में जंग नहीं लगता, लेकिन उसको एक दूसरे नाम से जानते हैं हम लोग, है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कोराइजन बोलते हैं, संक्षारण, यानी कि वो एक प्रकार से समझिए कि वो धीरे धीरे वो नष्ट होने की नष्ट होने वाली चीज़ों पे, जैसे लोहे में जंग लगता है धीरे धीरे लोहा कमजोर हो जाता है, तो वैसे ही एल्यूमिनियम में जब कोराइजन होता है तो एल्यूमिनियम जो है वो कमजोर होने लगता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, संक्षारण, इंग्लिश में कहते हैं कोराइजन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा 58 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला 59 नंबर क्वेश्चन है डियर, जब नीले रंग के CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को गर्म किया जाता है, ध्यान देना गर्म करेंगे तो इसमें जो भी हल्की फुल्की थोड़ा बहुत भी नमी यानी पानी की मात्रा होगी वो क्या करेगी, गर्म करने से वो क्या होगा, वो पानी वाष्प बन करके उड़ जाएगा, हट जाएगा। तो उसमें एक सफेद रंगहीन, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में व्हाइट एमॉर्फस, है ना, एमॉर्फस सॉलिड बचता है। तो जो बचेगा जाहिर सी बात है उसमें पानी की मात्रा नहीं रहेगी, तो प्योर आपका CuSO4 बच जाता है। तो सही आंसर आपका बी वाला होगा, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट ही बचता है, वो सफेद ये होगा, सफेद रंग का ठोस कॉपर सल्फेट होगा। 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अम्लीय माध्यम में जो फिनोफ्थलीन का रंग होता है, फिनोफ्थलीन आपको पता होगा एक एसिड बेस इंडिकेटर होता है, सूचक होता है ना। उसको बोल रहा है कि अम्लीय मीडियम में अगर कोई मीडियम है जो कि अम्लीय है, अम्लीय एसिडिक मीडियम है, तो उसमें फिनोफ्थलीन का रंग क्या होता है, तो सामान्यतः इसका रंग क्या होता है आपका, रंगहीन बिहेव करता है, यानी कि कलरलेस
होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 61 नंबर का क्वेश्चन, आगरा में ताजमहल का रंग किसके कारण से परिवर्तित हो गया है? तो ये बहुत ही पॉपुलर, ये भी जनरल कंपटीशन एसएससी, बैंक, रेलवे, पीओ ये सब के एग्जाम में आया हुआ है और कई बार पूछा जाता रहा है। तो ये आपका एसिड रेन के चलते ऐसा होता है, अम्ल वर्षा, राइट। तो ताजमहल का रंग किसके कारण से? चूंकि आगरा में जो आपकी एक कोई मील है जहाँ से बहुत सारे जो पॉल्यूटेड एयर जो होती है, कार्बन का उत्सर्जन होता है, जिस कारण से वहाँ आसपास में अम्ल वर्षा होने के चलते आगरा में जो ताजमहल है उसका कलर पीला पड़ने लगा है। तो इसीलिए उसको जो एक हाँ याद आ गया, एक ऑयल रिफाइनरी है, राइट, तेल शोधक कारखाना है मथुरा में, जिसके चलते वहाँ पे जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है उससे वहाँ आसपास में एसिड रेन होता है और उसके चलते ताजमहल का जो कलर है वो आपका येलोइश हो जा रहा है। इसीलिए उस ऑयल रिफाइनरी को दूर हटाया गया है। आगे देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, प्रति अम्ल इंग्लिश में एंटी एसिड आर यूज्ड टू रिमूव क्या? तो एसिडिटी को रिमूव करने के लिए एंट एसिड का यूज किया जाता है। तो आपका सही हो जाएगा अम्लीयता, इसमें सही होगा। आगे देखिए 63 नंबर का क्वेश्चन, दंतमंजन में उपस्थित जो रासायनिक यौगिक होता है वो क्या होता है? तो जाहिर सी बात है जो हमारा ब्रश होता है उसमें एसिड तो नहीं रहेगा, क्यों? एसिड का जो है डेंजरस रहता है हमारे लिए। तो बेस होता है, बेस वो भी कौन सा? जो बिल्कुल हल्का बेस होता है ना, तो नुकसान करता नहीं है। नुकसान मतलब हल्का रहेगा, डाइल्यूट रहेगा तो वो नुकसान नहीं करेगा। फिलहाल इसमें जो हमारा होता है, देखिए कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है वो आपको मिला रहता है। आप जो है अपना कोलगेट पेस्ट जब उठा के देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट आपके पास सामने यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, ये आपका सही होगा। यहाँ पे देख करके इस पे मत जाइए, ये सही नहीं है। आगे देखिए 64 नंबर का क्वेश्चन है, नारंगी के रस का जो पीएच होता है, देखिए फैक्ट वाले क्वेश्चन है, इनको याद रखना है भाई। तो नारंगी के रस का पीएच आपका 3.3 से लेके 4.19 के बीच में होता है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 65 नंबर, पाचन में मदद करने वाला जो अम्ल होता है वो क्या होता है? तो हमको पता है कि जो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। तो क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, आपका बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो देखिए 66 नंबर का क्वेश्चन, देखिए क्या है, क्रिस्टलीकरण जल में डैश में नहीं होता है। यहाँ पे पढ़िए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट प्रेजेंट इन वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सोडा लाइम, जिप्सम। तो जो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर का जो क्रिस्टलाइजेशन होता है वो किस में नहीं होता? तो खाने के सोडे, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं, खाने का सोडा, इसमें आपका क्रिस्टलीकरण नहीं होता जल का, राइट। आगे चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? तो बिल्कुल ये सब देख रहे होगे आप कि कितने फैक्ट वाले क्वेश्चन है। तो ये आपका सही होता है CaSO4, है ना, कैल्शियम सल्फेट, ये होता है N2 में हाफ H2O, ये आपका सही होगा। ये ध्यान रखिएगा, है ना, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में 1/2 होता है पानी की मात्रा। अगला क्वेश्चन है 68, एसिडिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बोलते हैं, और NaOH के साथ अपक्रिया करके एक लवण बनाता है जिसका पीएच क्या होगा, राइट। तो जो आपका होता है ये एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करके एक लवण बनाता है। लवण को इंग्लिश में सॉल्ट कहते हैं, नमक समझ सकते हैं, जिसका पीएच क्या होगा? तो ध्यान देना, जब भी एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है तो जो सॉल्ट बनेगा उसका जो नेचर होता है, नेचर मतलब प्रकृति, वो उसका व्यवहार कैसा होता है? एक क्षार की भांति होता है। इसका मतलब है कि जो हमारा वो बेस लवण है वो एक बेस है, बेस का जो पीएच होता है वो 7 से ग्रेटर होता है, यानी 7 से ज़्यादा होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट होगा। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए, है ना, क्योंकि जब ये रिएक्ट करता है एसिटिक एसिड NaOH के साथ में, तो ये जो लवण बनाता है उस लवण का नाम है सोडियम एसीटेट। क्या बनाता है? सोडियम एसीटेट, जो कि क्या होता है, बिहेव में यानी कि नेचर में वो क्या होता है, एक बेस की भांति बिहेव करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 69 नंबर, जब धातु को अम्ल या क्षार के संपर्क में लाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन निकलती है, राइट। कैथोड या एनोड पे आपने पढ़ा होगा, राइट। धातु को अम्ल के साथ में या क्षार के साथ में अपक्रिया कराने पे आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 70,
70 नंबर का क्वेश्चन देखिए, डैश में उच्च तन्यता पाई। तन्यता को इंग्लिश में डक्टिलिटी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा मटेरियल जिसको हम सबसे ज़्यादा पतले से पतले और बहुत लंबे तार के रूप में उसको खींच सकें। तो ये जो गुण होता है किसी मेटल का, उसको हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं, उस मेटल की, यानी तन्यता वाला गुण कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा सोना चांदी इन्हीं में तन्यता पाई जाती है। चूंकि यहाँ पे सोना AU दिया हुआ है तो ये आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ, 71 नंबर का जो क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम के संक्षारण यानी कि जो प्रिवेंट द कोराइजन होता है एल्यूमिनियम का, यानी कि जो संक्षारण का मतलब होता है वो एक प्रकार से डैमेज होना, राइट, को रोकने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि क्या है। तो जो कोराइजन है उसको, एल्यूमिनियम का कोराइजन जो होता है उससे प्रिवेंट करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है। तो एनोडाइजिंग यहाँ पे लिखा हुआ है ना। एनोडाइजिंग जो प्रोसेस होता है, उदारीकरण बोलते हैं इसको, है ना। तो ये इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसके कोराइजन को रोकते हैं या बचाने का इसका एक तरीका है, एनोडाइजेशन, राइट, एनोडाइजेशन, ये आपका हो जाएगा सही। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 72, तो धातु ए जो है वो तनु, ये देखिए HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं इसको, के साथ अपक्रिया हाइड्रोजन उन्मुक्त करता है। यानी यहाँ कहेंगे अगर कोई मेटल ए है जो रिएक्ट विद डाइल्यूट है, डाइल्यूट का मतलब होता है हल्का पतला, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है उसको डाइल्यूट, और जिसमें पानी की मात्रा कम उसको कॉन्सेंट्रेट बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, एंड लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस। तो ए आपका क्या होगा, वो ए मेटल का नाम आपको बताना है, राइट। तो जो 72 है आपका, तो ए मेटल का नाम क्या है, वो मैग्नीशियम है। सही आंसर क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ही जो है वो तनु HNO3 के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन को मुक्त कर देता है, राइट। तो बन जाएगा MgNO3 और हाइड्रोजन साइड में रिएक्ट करके निकल जाता है। आगे 73 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए वह धातु जो अत्यंत अभिक्रियाशील है। तो इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है वो कौन सी है, ये आपको नाम बताना है। तो एल्यूमिनियम इन सभी में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो सही हो जाएगा। आगे देखिए, ऐसा नहीं है, और भी धातुएं होती हैं जो एक दूसरे से, जो जैसा दिया रहेगा क्वेश्चन वैसे उसी के हिसाब से आपको करना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखें, 74 नंबर, निम्नलिखित में से ध्रुवी यौगिक, ध्रुवी का मतलब जो पोल जनरेट करते हो, जो आयन बनाते हो, प्लस या फिर माइनस। तो यहाँ पे देखिए केरोसिन ऑयल, जिसको मिट्टी का तेल भी कहते हैं, अल्कोहल जो होता है ये आपका ध्रुवी हो जाएगा, है ना। यही आपका क्या बनेगा, पोलर कंपाउंड, क्योंकि ये आपका जनरेट करता है नेगेटिव आयन OH माइनस, राइट। तो इस तरह से आपका होगा, जैसे NaOH है, राइट, सॉरी CH3OH, तो यहाँ पे OH समूह जो होता है OH माइनस ये जनरेट करता है, तो अल्कोहल आपका ध्रुवीय यौगिक बन जाता है। आगे देखिए यहाँ पे जो 75 नंबर क्वेश्चन है, धातुओं का जो निष्कर्षण होता है डैश से आसानी से किया जाता है। तो जो धातुएं होती हैं ना, मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजिली एंड इकोनॉमिकली फ्रॉम किससे, मिनरल मेटेलिक कंपाउंड, और तो इसका सही आंसर और होगा। क्यों, और का मतलब होता है अयस्क, जो कच्चा पदार्थ होता है ना, मटेरियल, जिसमें बहुत सारे तरह तरह के अलग अलग किस्म के तत्व एक में मिले रहते हैं, उसमें बहुत सारी अशुद्धियां भी रहती हैं। उन सबको जो मिला करके एक समझिए कि रॉ मटेरियल होता है, उसको हम लोग ओर कहते हैं। तो उसी से हम लोग मेटल को आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निष्कर्षण उसका कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने 25 क्वेश्चन देखे। इसके आगे के क्वेश्चन मैं दूसरे वाले पार्ट में केमिस्ट्री का लेकर के आऊँगा। सो तब तक के लिए इस वीडियो को अपना देखते रहिए, अपना प्यार दीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।